जय हिंद। प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज़ का आज हमारा तीसरा सेशन है। इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी एग्रीकल्चर के बारे में और पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। होपफुली वो दोनों सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। आज के सेशन में हम रिवीजन करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉल्यूशन अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से या इस टॉपिक के इर्द गिर्द हर साल एक दो सवाल पूछे ही जाते हैं। आज के सेशन में हम कोशिश ये करेंगे कि पॉल्यूशन से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पोर्शन है और जितना भी करंट पोर्शन है उसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज करें। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। और एयर पॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले बात की गई है टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स के बारे में। दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और दूसरा देखने को मिलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर डायरेक्टली सोर्स से एमिट होते हैं। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर डायरेक्टली सोर्स से एमिट होते हैं उनको क्या बुलाया जाता है? उनको बुलाया जाता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल PM 2.5 देखने को मिलता है, PM 10 देखने को मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलता है, अमोनिया देखने को मिलता है, ब्लैक कार्बन देखने को मिलता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं और हैवी मेटल्स देखने को मिलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि एटमॉस्फेयर में फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बीच में जो केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो पॉल्यूटेंट्स फॉर्म होते हैं उन्हीं को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं को सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल ओजोन है। ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ये फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सनलाइट। इसके अलावा सेकेंडरी PM 2.5 देखने को मिलते हैं, जैसे सल्फेट्स देखने को मिलते हैं, नाइट्रेट्स देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का। इनफैक्ट ये जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 1/3 ऑफ इंडियाज PM 2.5 पॉल्यूशन। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में भी मेन कौन सा है? मेन है अमोनियम सल्फेट। ये जो अमोनियम सल्फेट है ये फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इन द एटमॉस्फेयर। सवाल आता है कौन कौन से की पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं? और की पॉल्यूटेंट्स के अंदर सबसे पहले बात की गई है पार्टिकुलेट मैटर के बारे में, PM के बारे में। ये जो पार्टिकुलेट मैटर है इसके बारे में फॉर श्योर आपने सुना होगा। कई सारे टाइप के PM देखने को मिलते हैं, जैसे एक PM 10 देखने को मिलता है। PM 10 में जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन या इक्वल टू 10 माइक्रोन्स होता है। ये जो PM 10 है ये इंसान के नोज और थ्रोट तक पहुंच पाते हैं। दूसरे होते हैं PM 2.5। ये जो PM 2.5 होते हैं इनमें जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन या इक्वल टू 2.5 माइक्रोन्स होता है। ये जो PM 2.5 है ये इंसान के लंग्स तक और ब्लड स्ट्रीम तक पेनिट्रेट कर पाते हैं। और फिर एक होते हैं PM 1 जो कि बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं। ये जो PM 1 होते हैं ये इंसान के ब्लड और ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर पाते हैं। ये जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ये अपने आप में बेहद हार्मफुल होते हैं। इनके बारे में फॉर श्योर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ये जो पार्टिकुलेट मैटर है इसका सोर्स क्या है? एक तो कंबक्शन, जो वैक्यूलर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, जो इंडस्ट्रियल एमिशंस देखने को मिलते हैं उनमें खूब सारे PM पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट होते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन एंड रोड डस्ट। कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट के अंदर भी खूब सारे PM पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। और तीसरा स्टबल बर्निंग। ये जो स्टबल बर्निंग है ये भी मेजर सोर्स है PM पार्टिकल्स का। तो एक की पॉल्यूटेंट कौन सा है? पार्टिकुलेट मैटर। दूसरा है ग्राउंड लेवल ओजोन। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, क्या ये कहें कि ये जो ओजोन है जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है तब अच्छी चीज़ है,
तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रेटोस्फीयर में ये जो ओजोन है ये हमें प्रोटेक्ट करती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। लेकिन जब यही ओजोन ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलती है तो ट्रोपोस्फीयर में ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ये पॉल्यूटेंट का काम करती है। ये एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है। ट्रोपोस्फीयर में ये जो ओजोन है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है और क्रॉप यील्ड को रिड्यूस करती है। फिर तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कोल कंबक्शन से रिलीज होती है और स्मेल्टिंग से रिलीज होती है। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी ओर से जिस प्रोसेस के थ्रू प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस प्रोसेस को ही क्या बुलाया जाता है? स्मेल्टिंग बुलाया जाता है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ में रिएक्ट करती है और सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करती है। और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसी की वजह से एसिड रेन देखने को मिलती है और अल्टीमेटली इसकी वजह से फॉरेस्ट को नुकसान होता है, वाटर बॉडीज़ को नुकसान होता है और स्टोन स्ट्रक्चर्स जैसे ताजमहल वगैरह उनको भी नुकसान होता है। उन पे भी येलोइश कलर देखने को मिलता है इस एसिड रेन की वजह से। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसके सॉल्यूशन के तौर पे या फिर ये कहें कि इसके ट्रीटमेंट के तौर पे एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं। ये जो सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन बुलाया जाता है। ये जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है इट इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम पावर प्लांट एमिशंस। पावर प्लांट एमिशन से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए जिन सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है उनको क्या बुलाया जाता है? उनको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन बुलाया जाता है। ऐसे ही एक और टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ये जो सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन है इसको यूज़ किया जाता है फ्लू गैसेस से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रिमूव करने के लिए और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो फ्लू गैसेस से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रिमूव करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है उसे बुलाया जाता है सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर देखने को मिलता है। ये जो गैसेस होती हैं इनमें से फाइन पार्टिकल्स जैसे स्मोक पार्टिकल्स हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बुलाया जाता है। अच्छा, अभी हमने बात की सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। फिर अगला की पॉल्यूटेंट कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ये आते हैं कंबक्शन से, जैसे वैक्यूलर पॉल्यूशन है, जैसे पावर प्लांट से जो भी एमिशन होता है उसमें खूब सारे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं दे आर प्रिकर्सर टू ग्राउंड लेवल ओजोन एंड सेकेंडरी PM 2.5। इनफैक्ट हमने पढ़ा है कि ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ये फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं दे आर प्रिकर्सर टू ग्राउंड लेवल ओजोन एंड सेकेंडरी PM 2.5। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ये एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सॉल्यूशन के तौर पे क्या किया गया है? हमारी कंट्री में जो वैक्यूलर एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो लेटेस्ट हैं। कौन से हैं? BS6। और ये जो BS6 हैं ये सिग्निफिकेंटली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए काम करते हैं। फिर इसके बाद वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इवेपोरेट होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होते हैं। और कहाँ से इवेपोरेट होते हैं? पेंट में से इवेपोरेट होते हैं, सॉल्वेंट्स में से इवेपोरेट होते हैं, फ्यूल्स में से इवेपोरेट होते हैं, इवन वेजिटेशन में से भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इवेपोरेट होते हैं। और ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और ग्राउंड लेवल ओजोन और सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसॉल्स को फॉर्म करते हैं। तो की पॉल्यूटेंट्स की अगर बात करें तो एक है पार्टिकुलेट मैटर, दूसरा ग्राउंड लेवल ओजोन, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पांचवा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर एक टर्म आपने सुना होगा स्मोग। और स्मोक का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड पॉल्यूटेंट्स। स्मोक, फॉग और पॉल्यूटेंट्स का जो मिक्सचर होता है उसी को क्या बुला देते हैं? उसी को स्मोग बुला देते हैं।
दो टाइप के स्मोक देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो टाइप के स्मोक देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलता है क्लासिकल स्मोक और दूसरा देखने को मिलता है फोटोकेमिकल स्मोक। ये जो क्लासिकल स्मोक है इसको लंदन स्मोक भी बुलाया जाता है, इसको रिड्यूसिंग टाइप ऑफ स्मोक भी बुलाया जाता है, इसको सल्फ्यूरस स्मोक भी बुलाया जाता है। ये जो क्लासिकल स्मोक है ये विंटर्स के दौरान देखने को मिलती है, ये कूल ह्यूमिड क्लाइमेट्स में देखने को मिलती है और इसमें स्मोक, फॉग और सल्फर डाइऑक्साइड का मिक्सचर देखने को मिलता है। और दूसरा फोटोकेमिकल स्मोक। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बुलाया जाता है, इसको लॉस एंजलिस टाइप ऑफ स्मोक भी बुलाया जाता है। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये मोस्टली अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है, ये मोस्टली अर्बन एरियाज में देखने को मिलती है और वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में देखने को मिलती है। वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में ये फॉर्म होती है। ये जो लॉस एंजलिस स्मोक है इसमें मिक्सचर देखने को मिलता है, एक तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तीसरा पर ऑक्सीटाइल नाइट्रेट का, पेन का, इसके अलावा एक्रोलीन का और फॉर्मेल्डिहाइड का। ये जो स्मोक देखने को मिलती है इसके इम्पैक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? एक तो विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, दूसरा हार्मफुल हेल्थ इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे टोक्यो योकोहामा अस्थमा देखने को मिलता है, इसकी वजह से एसिड रेन देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन डिप्लीशन देखने को मिलता है। ये जो पेन है ये पेन जो है वो आइज में इरिटेशन, नोज में इरिटेशन और थ्रोट में इरिटेशन कॉज करता है, तो इसके सिग्निफिकेंट नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये जो स्मोक है इसको लेकर दिल्ली गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्टडी ऑर्डर की है और ये जो स्टडी ऑर्डर की गई है ये की गई है ऑन स्मोक ईटिंग फोटो कैटालिटिक टेक्नोलॉजी। स्मोक ईटिंग फोटो कैटालिटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर एक स्टडी रिसेंटली किसने ऑर्डर की है? दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डर की है। फोटो कैटालिटिक सरफेसेस होते हैं, ये जो फोटो कैटालिटिक सरफेसेस होते हैं इनके ऊपर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की जाती है, जैसे रोड्स हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, जैसे पेवमेंट्स हैं, इनके ऊपर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की जाती है। और जब ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड से कोटेड सरफेस के ऊपर सनलाइट पड़ती है, यूवी लाइट पड़ती है, तो ये जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है ये फोटो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करता है और कन्वर्ट करता है इनटू हार्मलेस नाइट्रेट्स एंड वाटर। बेसिकली जो सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको ख़त्म कर दिया जाता है इस फोटो कैटालिटिक टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूरोपियन सिटीज़ में आम तौर पे देखने को मिलती है। बड़ी लो मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी है और बड़ी ही पैसिव टेक्नोलॉजी है और ये कंटिन्यूसली काम करती है जब सनलाइट हो। सनलाइट ना हो तो दिक्कत होती है, अदरवाइज इसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है और बढ़िया टेक्नोलॉजी है। इसके बाद कोल इन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में लगभग 99% ऑफ द कोल प्रोडक्शन जो है वो गोंडवाना कोल का है, वो गोंडवाना टाइम का कोल देखने को मिलता है। ये जो गोंडवाना कोल है इसका ऐश कंटेंट हाई होता है और सल्फर कंटेंट लो होता है। और हमारे कंट्री में दूसरा टर्शरी कोल देखने को मिलता है जो कि ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलता है। ये जो टर्शरी कोल है इसका ऐश कंटेंट लो होता है और सल्फर कंटेंट हाई होता है। बेसिक सी जानकारी है, ये जानकारी होपफुली आपको ऑलरेडी पता भी होगी और अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा दिमाग में रख लो। फिर एक टर्म आमतौर पर हम सुनते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश क्या है? बहुत ही फाइन पाउडर होता है जो कि बचता है आफ्टर कंबक्शन ऑफ कोल। फ्लाई ऐश क्या है? वेरी फाइन पाउडर, और ये एयर में ट्रेवल कर सकता है, उड़ सकता है। अच्छा, ऐसी ऐश जो कि एयर में राइज नहीं कर सकती है उसको बॉटम ऐश बोल देते हैं, और ऐसी ऐश जो कि एयर में राइज कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, उसको फ्लाई ऐश बोल देते हैं। और ये ट्रेवल क्यों कर पाती है? बिकॉज ये बहुत ही फाइन पाउडर होता है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर होता है। फ्लाई ऐश का कंपोजिशन क्या होता है? इसमें मेनली एक तो एल्यूमिनियम सिलिकेट देखने को मिलता है, दूसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है और तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड देखने को मिलता है। फ्लाई ऐश का कंपोजिशन क्या है? एक तो एल्यूमिनियम सिलिकेट देखने को मिलता है, दूसरा सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है
और तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड देखने को मिलता है। ये जो फ्लाई ऐश है इसमें बहुत सारे टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे लेड देखने को मिलता है, निकल देखने को मिलता है, जिंक देखने को मिलता है, मैग्नीज देखने को मिलता है। ये जो फ्लाई ऐश है इसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे एग्रीकल्चर में इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में जब फार्म के ऊपर इसको अप्लाई किया जाता है तो ये फार्म की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करता है। ये जो फ्लाई ऐश है इसको सीमेंट बनाने के लिए और ब्रिक्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। तो फ्लाई ऐश को अगर हम प्रॉपरली यूज़ करें तो इसका सिग्निफिकेंट यूज़ देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा एक गटनबर्ग प्रोटोकॉल देखने को मिलता है। ये जो गटनबर्ग प्रोटोकॉल है इसको 1999 में अडॉप्ट किया गया। ये एक मल्टी पॉल्यूटेंट ट्रीटी है जिसका काम है एसिडिफिकेशन को रिड्यूस करना, यूट्रोफिकेशन को रिड्यूस करना और ग्राउंड लेवल ओजोन को रिड्यूस करना। तो गटनबर्ग प्रोटोकॉल इसको अडॉप्ट कब किया गया? 1999 में, और ये काम करता है टू रिड्यूस एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन। फिर एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। ऐसी रेन जिसका pH इज लेस देन 5.6 उसको क्या बुलाया जाता है? उसको एसिड रेन बुलाया जाता है। ऐसी रेन जिसका pH इज लेस देन 5.6 उसको बुलाया जाता है एसिड रेन। और ये जो एसिड रेन है ये फॉर्म होती है व्हेन द ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होती है एसिड रेन। अच्छा, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट एमिटर्स की अगर बात करें तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका लार्जेस्ट एमिटर कौन है? इंडिया है। इंडिया के बाद रशिया है और रशिया के बाद चाइना है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका लार्जेस्ट एमिटर कौन है? चाइना है। चाइना के बाद इंडिया है और इंडिया के बाद यूएस है। और ये जो अमोनिया है इसका लार्जेस्ट एमिटर कौन है? चाइना है और चाइना के बाद इंडिया है। लार्जेस्ट एमिटर्स इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना। सल्फर डाइऑक्साइड का लार्जेस्ट एमिटर इंडिया, उसके बाद रशिया, उसके बाद चाइना। नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा एमिटर चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया और तीसरे नंबर पे यूएस। और अमोनिया का सबसे बड़ा एमिटर चाइना और दूसरे नंबर पे इंडिया। एक टर्म आपने सुना होगा, सोलर डिमिंग। सोलर डिमिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस हैज बीन डिक्लाइनिंग ओवर डेकेड्स। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस हैज बीन डिक्लाइनिंग ओवर द डेकेड्स। और ये जो सोलर डिमिंग है इसको मेजर किया जाता है एज रिडक्शन इन सनशाइन आवर्स। रिडक्शन इन सनशाइन आवर्स के टर्म्स में ये जो सोलर डिमिंग है इसको मेजर किया जाता है। सोलर डिमिंग के पीछे कॉज क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स का एमिशन। ये जो एरोसोल्स का एमिशन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ये एक लेयर फॉर्म कर लेता है और इस लेयर की वजह से जो अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक पहुंचती है वो डिक्लाइन होती जाती है, वो कम होती जाती है ओवर द डेकेड्स। इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को सोलर डिमिंग बुलाया जाता है। एरोसोल्स, ये टर्म भी खूब सुनते हैं हम। एरोसोल्स क्या होते हैं? दीज आर टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो बहुत ही माइन्यूट, जो बहुत ही टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं उनको बुलाया जाता है एरोसोल्स। एक देखने को मिलते हैं प्राइमरी एरोसोल्स और दूसरे देखने को मिलते हैं सेकेंडरी एरोसोल्स। प्राइमरी एरोसोल्स डायरेक्टली सोर्स से एमिट होते हैं, डायरेक्टली सोर्स से एमिट होते हैं प्राइमरी एरोसोल्स, जैसे डस्ट है, जैसे स्मोक है, जैसे वॉल्केनिक ऐश है, जैसे पोलन्स हैं, जैसे शूट है, ब्लैक कार्बन है। और ये जो सेकेंडरी एरोसोल्स हैं ये फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस बिटवीन गैसेस। गैसेस के बीच में जब केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो एरोसोल्स फॉर्म होते हैं उनको सेकेंडरी एरोसोल्स बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, एयर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स देखने को मिलते हैं। जो मेन है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है
नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसको सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसको रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है। इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। किसके अंडर? स्वच्छ भारत अभियान के अंडर। ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स की बात होती है। कौन कौन से 8 पॉल्यूटेंट्स की बात होती है, उनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, PM10 है, PM2.5 है, अमोनिया है और लेड है। और इसके अंदर 6 AQI की कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 6 AQI की कैटेगरीज देखने को मिलती हैं? एक गुड, दूसरी सेटिस्फैक्ट्री, तीसरी मॉडरेट, चौथी पुअर, पांचवी वेरी पुअर और छठवीं सीवियर। सिंपल तौर पे याद रखना कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। फिर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, इनको भी सीपीसीबी रिलीज करता है और इसमें 12 पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। कितने पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं? 12 पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा सफर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ये जो सफर है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिलीज करती है। और इसका काम क्या है? इसका काम है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज, एक दिल्ली, एक अहमदाबाद, एक मुंबई और एक पुणे में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करना। और 8 पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पे ये जो एयर क्वालिटी है, इसको मॉनिटर किया जाता है अंडर सफर। फिर एक बहुत ही पॉपुलर, जिसका नाम आपने आमतौर पे सुना होगा, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, इट इज अ फ्रेमवर्क डिजाइन टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली NCR रीजन। दिल्ली NCR रीजन में एयर पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए जो फ्रेमवर्क है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बुलाया जाता है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? CAQM इसको इम्प्लीमेंट करता है। और इसका जो एनफोर्समेंट है, वो बेस्ड होता है AQI लेवल्स पे। और 4 लेवल्स देखने को मिलते हैं, एक पुअर, एक वेरी पुअर, एक सीवियर और एक सीवियर प्लस। जिस लेवल का AQI होता है, उस हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत। फिर इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज, CAQM। ये जो CAQM है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको CAQM एक्ट 2021 के तहत एस्टेब्लिश किया गया है। ये जो CAQM है, इसने एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को रिप्लेस किया। ये जो CAQM है, इसके अंदर जो फार्मर्स हैं, उनको पीनल प्रोविजन से एग्जेम्प्ट किया गया है। फार्मर्स के ऊपर पीनल प्रोविजंस नहीं लगा सकता है CAQM। और CAQM के जो भी ऑर्डर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट में अपील NGT में लाई करती है। फिर इसके बाद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसको 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया था। और इसका काम क्या था? टू कट PM10 एंड PM2.5 कॉन्सेंट्रेशन बाय 20 to 30% बाय 2024। और बेस ईयर लिया गया था 2017 को। ये हालांकि पुराना हो गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक तौर पे आपको पता होना चाहिए। ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? CPCB इसको इम्प्लीमेंट करता है। और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के अंदर। ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसके बाद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, ये जो CPCB है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको वाटर एक्ट ऑफ 1974 के तहत एस्टेब्लिश किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है। 2-3 सिंपल सी चीज़ें। एक तो ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको वाटर एक्ट ऑफ 1974 के तहत एस्टेब्लिश किया गया है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है। इसका काम क्या है? इसका काम है वाटर और एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। और इसके पास में पावर है एनवायरमेंटल कंपनसेशन इंपोज करने की। देखो, ये जितनी भी बातचीत हमने की है, इनमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल देता हूँ कि मैं ये ऑलरेडी मान के चल रहा हूँ
कि ये सारी चीज़ें इन डिटेल आपको पता है, आपने पढ़ी हुई हैं। इस साल का प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे आप रिवीजन कर रहे हो। और अगर इन डिटेल नहीं पता है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा स्टैटिक एनवायरनमेंट हमने ढंग से कवर किया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। फिर इसके बाद प्राण पोर्टल है। ये जो प्राण पोर्टल है ये मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए काम करता है प्राण पोर्टल। फिर इसके अलावा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 है इसको NCAP ने कंडक्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है इसके तहत सिटीज को रैंक किया गया ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज अप्रूव्ड अंडर सिटी एक्शन प्लान एंड एयर क्वालिटी इन 131 NCAP सिटीज। ये जो NCAP के तहत 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज थी, इन सिटीज को रैंक किया गया और देखा गया कि किस सिटी ने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन एंश्योर किया है और रिजल्ट्स क्या रहे हैं। ऐसी सिटीज जिनकी पॉपुलेशन मिलियन से ज़्यादा थी, उन सिटीज़ में पहले नंबर पे इंदौर रही, दूसरे पे जबलपुर और तीसरे पे आगरा और सूरत। ऐसे सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 3 से 10 लाख के बीच में है, उनमें पहले पोजीशन पे अमरावती रही, दूसरे पे झांसी और मुरादाबाद और तीसरे पे अलवर राजस्थान। और ऐसे सिटीज़ जिनमें पॉपुलेशन लेस देन 3 लाख है, उनमें पहले पे देवास रही, दूसरे पे परवाणु रही और तीसरे पे अंगुल रही। ये जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है 2025 का, इसको कंडक्ट किया गया NCAP के अंडर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। और इसमें ये जो मिलियन प्लस वाली सिटीज़ हैं ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले नंबर पे इंदौर रही, दूसरे पे जबलपुर और तीसरे पे आगरा और सूरत। फिर इसके बाद एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ये जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन ने। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन ने लॉन्च किया एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने। और ये जो AQM है ये लेटेस्ट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडलाइंस और टूल्स प्रपोज करता है जो कि ज़रूरी हैं WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को मीट करने के लिए। अच्छा, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन क्या है? ये जो क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन है इसको इस्टेब्लिश किया गया 2012 में और इसको विद इन UNEP कन्वे किया गया। इसमें वॉलेंट्री पार्टनरशिप देखने को मिलती है मोर देन 190 गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs की। और ये काम करती है टू रिड्यूस पावरफुल बट शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स जैसे मीथेन है, जैसे ब्लैक कार्बन है, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जैसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है। तो ये जो शॉर्ट लिव्ड लेकिन पावरफुल क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए काम करती है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। इस क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, टर्मिनोलॉजी से पहले एक बॉडी है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, PESO, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर नागपुर में देखने को मिलता है। ये एक स्टैट्यूटरी सेक्टर है, DPIIT के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है और ये नोडल एजेंसी है टू लुक आफ्टर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स एंड पेट्रोलियम सेक्टर। एक टर्म आपने सुना होगा ताज ट्रेपेजियम जोन। ये ताज ट्रेपेजियम जोन क्या है? देखो, ताजमहल के इर्द गिर्द एक ट्रेपेजॉइड शेप का एरिया आइडेंटिफाई किया गया है और इसको डेजिग्नेट किया गया है टू प्रिवेंट पॉल्यूशन फ्रॉम डैमेजिंग मॉन्यूमेंट एंड सराउंडिंग हेरिटेज साइट्स। बेसिकली मान लेते हैं ये ताजमहल है, इस ताजमहल के इर्द गिर्द एक ऐसा एरिया डेजिग्नेट किया गया है जहाँ पे हमें पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है ताकि ये जो हमारा मॉन्यूमेंट है और जो सराउंडिंग हेरिटेज साइट्स हैं उनको नुकसान ना हो। इसके अंदर 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कवर किया गया है। कौन कौन सी? एक ताजमहल, दूसरा आगरा फोर्ट और तीसरा फतेहपुर सीकरी। एक ताज ट्रेपेजियम जोन पॉल्यूशन
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी है। ये जो ताज ट्रेपेजियम जोन पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर EPA 1986। फिर एक पूसा बायो डिकम्पोजर है। ये जो पूसा बायो डिकम्पोजर है, इसको डेवलप किया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा दिल्ली, IARI पूसा ने इसको डेवलप किया है। और इसको डेवलप किया गया है टू डीकम्पोज स्टबल को डीकम्पोज करने के लिए डेवलप किया गया है पूसा बायो डिकम्पोजर का। क्लाउड सीडिंग के बारे में आपने फॉर श्योर सुना होगा। होता क्या है, क्लाउड्स के अंदर कई सारे सब्सटेंसेस को जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के तौर पे एक्ट करते हैं और उसकी वजह से अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है, बारिश देखने को मिलती है। इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को क्लाउड सीडिंग बुलाया जाता है। जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, सिल्वर आयोडाइड को यूज किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड को यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को यूज किया जाता है और ड्राई आइस को यूज किया जाता है। कौन कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्लाउड सीडिंग में कौन कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं, सिल्वर आयोडाइड को यूज किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड को यूज किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को यूज किया जाता है और ड्राई आइस को यूज किया जाता है। ये जो क्लाउड्स होते हैं दे शुड कंटेन सुपर कोल्ड वाटर। फिर ग्रीन क्रैकर्स, ये भी खूब चर्चा में रहे। श्वास देखने को मिलते हैं, स्टार देखने को मिलते हैं, सफल देखने को मिलते हैं। ये सब क्या है, ये सब ग्रीन क्रैकर्स हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ग्रीन क्रैकर्स बनाए जाते हैं इनमें लिथियम को यूज नहीं किया जाता है, आर्सेनिक को यूज नहीं किया जाता है, बेरियम को यूज नहीं किया जाता है, लेड को यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज ये सब पॉल्यूशन करते हैं। यूज क्या किया जाता है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट को यूज किया जाता है एज ऑक्सीडेंट। तो ये जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं इनमें पोटेशियम नाइट्रेट को यूज किया जाता है। ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं इनको डेवलप किसने किया, CSIR नीर ने इनको डेवलप किया। फिर एक टॉरीफैक्शन नाम की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। ये जो टॉरीफैक्शन है ये एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी है जिसको यूज किया जाता है टू कन्वर्ट राइस स्टबल इनटू बायोकोल। राइस स्टबल को बायोकोल में कन्वर्ट करने के लिए एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जिसको टॉरीफैक्शन बुलाया जाता है। अच्छा, पार्टिकुलेट मैटर के एमिशंस की अगर बात करें फ्रॉम बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू, तो सबसे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर जो है वो शुगर केन से रिलीज होता है। शुगर केन के बाद मेज़ है, मेज़ के बाद कॉटन है, कॉटन के बाद राइस है और राइस के बाद वीट है। अगर हम क्रॉप रेजिड्यू को जलाएं तो सबसे ज़्यादा PM एमिशन किस में देखने को मिलता है, शुगर केन में देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे मेज़ देखने को मिलता है, तीसरे नंबर पे कॉटन देखने को मिलता है, चौथे नंबर पे राइस देखने को मिलता है और पांचवें नंबर पे वीट देखने को मिलता है। इंडिया में जितना टोटल क्रॉप रेजिड्यू देखने को मिलता है उसमें से लगभग 43% जो है वो राइस क्रॉप का रेजिड्यू होता है। मतलब मेजर चंक ऑफ क्रॉप रेजिड्यू जो है वो राइस का होता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ एयर पॉल्यूशन की बातचीत खत्म हो गई। अब बात आती है वाटर पॉल्यूशन के बारे में। और वाटर पॉल्यूशन के अंदर 2-3 टर्म्स तो आमतौर पे आप सुनते हो वाटर के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे एक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। पानी में जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बुलाया जाता है। आइडियली कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, मोर देन 8 मिलीग्राम पर लीटर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज होती है। ध्यान रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों होती है, होपफुली आपको पता होगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये टेस्ट भी हो जाएगा। दूसरा BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट, लेकिन सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन दी वाटर। जितना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए इन दी वाटर, उसको बुलाया जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर तीसरा COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द ऑक्सीजन नीडेड बाय केमिकल्स
टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरीके का जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसको बुलाया जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, कई सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे अगर पानी में मरकुरी कंटेमिनेशन हो तो मिनामाता डिसीज देखने को मिलती है। अगर सल्फर ऑक्साइड का कंटेमिनेशन हो तो योकाची अस्थमा देखने को मिलता है। अगर कैडमियम पॉइजनिंग हो तो इताई डिसीज देखने को मिलती है, जिससे बोन्स और किडनीज को नुकसान होता है। अगर नाइट्रेट का कंटेमिनेशन हो तो ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। अगर कोल डस्ट हो तो न्यूमोकोनोसिस देखने को मिलती है। अगर एस्बेस्टोज हो तो एस्बेस्टोसिस देखने को मिलती है। अगर सिलिका हो तो सिलिकोसिस देखने को मिलती है। अगर एयर पॉल्यूशन और सिगरेट स्मोक देखने को मिले, ये पानी से रिलेटेड नहीं है लेकिन हाँ, एयर पॉल्यूशन या सिगरेट स्मोक की वजह से जो बीमारी देखने को मिलती है उसको एम्फीसिमा बुलाया जाता है। और इन जनरल एयर पॉल्यूशन की वजह से सिक बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। वाटर में ही अगर आर्सेनिक का कंटेमिनेशन हो तो ब्लैक फुट डिसीज देखने को मिलती है, और अगर फ्लोराइड का कंटेमिनेशन हो तो फ्लोरोसिस देखने को मिलती है। देखो, ये कुछ बीमारियां हैं जो वाटर और एयर पॉल्यूशन की वजह से देखने को मिलती हैं। मरकुरी कंटेमिनेशन की वजह से मिनामाता डिसीज देखने को मिलती है। सल्फर ऑक्साइड की वजह से योकाची अस्थमा देखने को मिलता है। कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से इताई डिसीज देखने को मिलती है। नाइट्रेट कंटेमिनेशन की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। कोल डस्ट की वजह से न्यूमेनोकोसिस देखने को मिलती है। एस्बेस्टोस की वजह से एस्बेस्टोसिस देखने को मिलता है। सिलिका की वजह से सिलिकोसिस देखने को मिलता है। बाकी ये दोनों एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। फिर आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट डिसीज देखने को मिलती है, और फ्लोराइड की वजह से फ्लोरोसिस देखने को मिलता है। इजी और सिंपल सी बातचीत। वाटर पोल्यूशन की अगर बात हो रही है तो ग्राउंड वाटर की सिचुएशन क्या है? इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूजर है ग्राउंड वाटर का। इनफैक्ट यूएस और चाइना कंबाइंड उतना ग्राउंड वाटर यूज नहीं करते हैं जितना इंडिया अकेला यूज करता है। मतलब ग्लोबली जितना भी ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है उसमें से 25% एक्सट्रैक्शन जो है वो सिर्फ हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, इंडिया में देखने को मिलता है। और ये जो 25% एक्सट्रैक्शन देखने को मिल रहा है इसमें से 90% इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, और 10% जो है वो अदर पर्पसेस जैसे ड्रिंकिंग है, जैसे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज है उसके लिए यूज किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूजर है ग्राउंड वाटर का। ग्राउंड वाटर के अंदर यूरेनियम भी देखने को मिलता है। ये जो यूरेनियम है ये नेचुरली अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलता है। जब ये यूरेनियम ग्राउंड वाटर के साथ में मिक्स होता है तो कंटेमिनेशन देखने को मिलता है। ये जो यूरेनियम है ये प्राइमरीली ग्रेनाइट में देखने को मिलता है, और ग्रेनाइट के अलावा अदर रॉक्स में भी यूरेनियम देखने को मिलता है, लेकिन प्राइमरीली ग्रेनाइट में देखने को मिलता है। ये जो यूरेनियम है ये जब ग्राउंड वाटर के साथ में डिसॉल्व होता है तो इसकी वजह से कंटेमिनेशन देखने को मिलता है। मेजरली यूरेनियम कंटेमिनेशन से कौन से एरियाज अफेक्टेड हैं? एक है पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा गुजरात। इन्हीं साइड में ग्रेनाइट ज़्यादा मिलता है, और ग्रेनाइट जो है वो प्राइमरी सोर्स है यूरेनियम का, और इसीलिए इन एरियाज में यूरेनियम कंटेमिनेशन देखने मिलता है ग्राउंड वाटर के अंदर। एक टर्म होता है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। इट इज बेसिकली अ वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रीसर्कुलेट ऑल वाटर विद जीरो लिक्विड वेस्ट। हमें वाटर को कुछ इस तरीके से ट्रीट करना है कि जितना भी पानी है उसको रीसर्कुलेट करो और अल्टीमेटली उसमें से जीरो लिक्विड वेस्ट जनरेट होना चाहिए। इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? इस प्रोसेस को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बुलाते हैं। अच्छा, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के तहत एस्टेब्लिश किया गया है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और इसका काम क्या है? इसका काम है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, डेवलप करना, मैनेज करना। फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है। ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में देखने को मिलता है। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और इसका काम क्या है? इसका काम है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर
साइंटिफिक इनपुट्स को प्रोवाइड करना। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन है, ये भी नॉन स्टैट्यूटरी है और ये एक अटैच्ड ऑफिस के तौर पे फंक्शन करती है इन जल शक्ति मिनिस्ट्री। फिर जो बेहद पॉपुलर है, नमामि गंगे प्रोग्राम। ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इसको 2014 में लॉन्च किया गया था और नमामि गंगे प्रोग्राम ने सुपरसीड किया था गंगा एक्शन प्लान को, जिसको 1985 में लाया गया था। ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन आर्म है उसका नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ये सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। एक नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी देखने को मिलती है। ये जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 और इसने नेशनल गंगा काउंसिल को रिप्लेस किया इन 2016। नमामि गंगे प्रोग्राम, इसके बारे में आपको पता होगा। फिर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ये जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है और इसमें रिवर्स के जो पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके ऊपर कामकाज किया जाता है। लेकिन इसमें गंगा बेसिन को इंक्लूड नहीं किया जाता है बिकॉज गंगा बेसिन के लिए अलग से नमामि गंगे प्रोग्राम है। आपने सुना होगा डबलिन प्रिंसिपल्स के बारे में। डबलिन प्रिंसिपल्स बेसिकली वाटर मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स हैं। वाटर मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स हैं डबलिन प्रिंसिपल्स, जिनको 1992 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर एंड एनवायरनमेंट के दौरान अडॉप्ट किया गया था। कौन कौन से 4 प्रिंसिपल्स हैं? पहला, वाटर इज अ फाइनाइट रिसोर्स, ये रिकॉग्नाइज करना कि वाटर फाइनाइट रिसोर्स है। दूसरा, वाटर शुड बी मैनेज्ड पार्टिसिपेटिवली, वाटर को मैनेज करने के लिए पार्टिसिपेटिव अप्रोच होनी चाहिए। तीसरा, इट रिकॉग्नाइजेज सेंट्रल रोल ऑफ विमेन, विमेन का जो सेंट्रल रोल है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। और चौथा, वाटर हैज इकोनॉमिक वैल्यू। ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं वाटर मैनेजमेंट के, इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को डबलिन प्रिंसिपल्स बुलाया जाता है। इसके अलावा इंडिया WRIS वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो इंडिया WRIS है एक वेब पोर्टल है जिसमें वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसको 2019 में लॉन्च किया गया और ये नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंडर आता है। एक टर्म आपने सुना होगा, रिसेंटली न्यूज में भी रहा है, पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच। पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? व्हेन 2 और मोर पॉल्यूटेड लोकेशंस ऑन अ रिवर लाई इन अ कंटिन्यूस सीक्वेंस। एक रिवर के अंदर जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉल्यूटेड लोकेशंस कंटिन्यूस सीक्वेंस में लाई करती हैं तो उनको बुलाया जाता है पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच। और पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच होता कब है? जब BOD जो है वो 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो। CPCB की रिपोर्ट क्या कहती है? ये जो पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच है इसका नंबर रिड्यूस हुआ है। 2018 में 351 PRS देखने को मिलते थे, 2025 में सिर्फ 296 PRS देखने को मिलते हैं। हालांकि सिर्फ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ फिर भी नंबर रिड्यूस हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच देखने को मिलते हैं। नोटेबल PRS की बात करें तो यमुना दिल्ली, साबरमती अहमदाबाद और चंबल MP, ये नोटेबल पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलते हैं? महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। इजी और सिंपल सी बातचीत है वाटर पॉल्यूशन के बारे में। देखो, वाटर पॉल्यूशन में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस साल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन चीज़ों के बारे में हमने बातचीत कर ली है। फिर बात आती है मराइन पॉल्यूशन के बारे में, और मराइन पॉल्यूशन के अंदर कई सारे टर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक डेड जोन होता है। डेड जोन का मतलब जो वर्ल्ड ओशंस होते हैं या जो लंबे चौड़े लेक्स होते हैं उनमें हाइपोक्सिक एरियाज देखने को मिलते हैं। हाइपोक्सिक एरियाज मतलब ऐसे एरियाज जिनमें बहुत ही लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन देखने को मिलती है। जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो लेस देन 2 ml पर ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर होती है। मतलब बहुत ही लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जिन वाटर ओशंस में, जिन लार्ज लेक्स में देखने को मिलती है
उनको बुलाया जाता है डेड जोन, उनको बुलाया जाता है हाइपॉक्सी एरियाज। फिर एक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच देखने को मिलता है। ये जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है ये लार्जेस्ट ओशन प्लास्टिक एक्यूमुलेशन है। बेसिकली नॉर्थ पैसिफिक ओशन में ये लार्जेस्ट ओशन प्लास्टिक एक्यूमुलेशन है, जिसको क्या बुलाया जाता है, जिसको ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बुलाया जाता है। एक GIO लिटर पार्टनरशिप देखने को मिलती है। ये जो GIO लिटर पार्टनरशिप है इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, IMO और FAO इसको इंप्लीमेंट करता है, और इसका एम है मराइन प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करना। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मार्पोल कन्वेंशन ऑफ 1973। ये जो मार्पोल कन्वेंशन ऑफ 1973 है ये IMO का कन्वेंशन है, एंड इट वर्क्स टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ मराइन एनवायरमेंट्स बाय द शिप्स। शिप्स की वजह से मराइन एनवायरमेंट्स में जो भी पॉल्यूशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए काम करता है मार्पोल कन्वेंशन। फिर एक लंदन कन्वेंशन है 1972 का। ये जो लंदन कन्वेंशन है ये भी IMO का कन्वेंशन है, लेकिन ये सभी सोर्सेस से जो मराइन पॉल्यूशन देखने को मिलता है उसको प्रिवेंट करने के लिए काम करता है। शिप्स की वजह से जो मराइन पॉल्यूशन देखने को मिलता है उसके लिए जो कन्वेंशन है IMO का उसको मार्पोल कन्वेंशन बुलाया जाता है, और सभी सोर्सेस से जो मराइन पॉल्यूशन देखने को मिलता है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो IMO का कन्वेंशन देखने को मिलता है उसको लंदन कन्वेंशन बुलाया जाता है। फिर एक होनोलुलु स्ट्रेटजी देखने को मिलती है। ये जो होनोलुलु स्ट्रेटजी है इट वर्क्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ मराइन डिब्रीज वर्ल्ड वाइड। मराइन डिब्रीज का जो इम्पैक्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए जो स्ट्रेटजी देखने को मिलती है उसको होनोलुलु स्ट्रेटजी बुलाया जाता है। फिर एक नेट पोल रेक्स है। नेट पोल रेक्स का मतलब नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। ये जो नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है इसको इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट करता है, और इसको कंडक्ट किया जाता है टू रिस्पॉन्ड टू मराइन ऑयल स्पिल एक्सीडेंट्स, कि अगर कभी कोई मराइन ऑयल स्पिल एक्सीडेंट देखने को मिले तो कैसे रिस्पॉन्स करना है उसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। सिंपल सी बातचीत है, ये ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। अब बात आती है सॉलिड वेस्ट के बारे में। हमारे कंट्री में वेस्ट को टैकल करने के लिए, वेस्ट से डील करने के लिए बहुत सारे रूल्स देखने को मिलते हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अमेंडेड इन 2024। ये जो 2024 के रूल्स हैं इनमें बात की गई एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई। बेसिकली प्रोड्यूसर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि आप जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग कर रहे हो एंड तक उसकी जिम्मेदारी आपकी है, या तो उसको रिकवर करो या उसकी जो कॉस्ट है उसको पे करो। डिजिटल EPR सर्टिफिकेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर कंप्लायंस मॉनिटरिंग। कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए डिजिटल EPR सर्टिफिकेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर बैन लगाया गया। मैंडेटरी किया गया यूज ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक को इन पैकेजिंग, और अगर कोई नॉन कंप्लायंस करेगा, अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाएगा। ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2024 के, इनके बारे में इन डिटेल हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने रेगुलर सेशंस देखें तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होंगी। फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2022 के। ये जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। 2011 में ये रूल्स लाए गए थे, और 2011 के जो रूल्स हैं उनमें सबसे पहली बार EPR की बातचीत की गई थी। तो EPR की बातचीत सबसे पहली बार 2011 के रूल्स में की गई थी। 2016 में ये रूल्स लाए गए थे, और 2016 में प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो 2020 के रूल्स हैं, 2022 के रूल्स हैं, ये स्कोप को एक्सपेंड करते हैं और इनमें और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। EPR कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, और नॉन कंप्लायंस के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स देखने को मिलते हैं 2016 के। ये जो 2016 के हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स हैं ये रेगुलेट करते हैं जनरेशन को, स्टोरेज को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को
एंड डिस्पोजल को ऑफ हजार्डस वेस्ट, और इनमें प्रायर कंसेंट रिक्वायर्ड होती है फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस वेस्ट के लिए। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के। इसके अलावा बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2022 के। ये जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2022 के, इनके तहत सबसे पहली बार बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर EPR को इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो 2022 के रूल्स हैं ये मैंडेट करते हैं रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ रिकवर्ड मटेरियल्स को। ये जो 2022 के रूल्स हैं ये प्रोहिबिट करते हैं लैंडफिल डिस्पोजल ऑफ यूज्ड बैटरीज को। जो यूज्ड बैटरीज हैं उनको लैंडफिल्स में डिस्पोज नहीं किया जा सकता है, और ये सभी टाइप के बैटरीज को कवर करते हैं। तो ये जो 2022 के रूल्स हैं ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2026। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2026 के, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नोटिफाई किया और ये इफेक्ट में आए 1 अप्रैल 2026 से। ये जो 2026 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं इन्होंने 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को सुपरसीड किया। क्या की चेंजेस देखने को मिले? जो 2016 के रूल्स हुआ करते थे उनमें 3 लेवल का सेग्रीगेशन देखने को मिलता था। जो वेस्ट होता था उसको 3 लेवल्स पे सेग्रीगेट किया जाता था। कौन कौन से 3 लेवल्स? वेट, ड्राई और हजार्डस। लेकिन ये जो 2026 के रूल्स हैं इनमें 4 लेवल्स पे सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, और वो 4 लेवल्स कौन कौन से हैं जिन पे सेग्रीगेशन देखने को मिलता है? पहला है वेट। वेट में बात की जाती है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में। दूसरा है ड्राई। ड्राई में बात की जाती है रिसाइक्लेबल मटेरियल्स के बारे में, जैसे पेपर के बारे में, प्लास्टिक के बारे में, मेटल के बारे में, ग्लास के बारे में। तीसरा है सैनिटरी। सैनिटरी में बात की जाती है आइटम्स जैसे डायपर्स के बारे में, सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में, बैंडेजेस के बारे में। और चौथा है स्पेशल केयर। स्पेशल केयर में बात की जाती है डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट के बारे में, जैसे मेडिसिन के बारे में, बैटरीज के बारे में, पेंट्स के बारे में और केमिकल्स के बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 2026 के रूल्स हैं इनमें 4 लेवल्स पे सेग्रीगेशन देखने को मिलता है। एक है वेट वेस्ट, दूसरा है ड्राई वेस्ट, तीसरा सैनिटरी वेस्ट और चौथा स्पेशल केयर या फिर डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। ये जो 2026 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं इनमें बल्क वेस्ट जनरेटर्स की बात की गई है, और ये जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं इनको बोला गया है कि दे मस्ट एंश्योर एनवायरमेंटली साउंड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। इनको बोला गया है कि जहां तक पॉसिबल हो जो वेट वेस्ट है उसको ऑन साइट प्रोसेस करो और उसको ऑन साइट सेग्रीगेट करो, और अगर आप ऑन साइट प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा जिसकी एक कॉस्ट होती है। इसके अलावा ये जो 2026 के रूल्स हैं इनमें बात की गई है रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल के बारे में। ये जो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल होता है ये बेसिकली जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है, और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जैसे सीमेंट प्लांट्स हैं, जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं, उनको मैंडेटरीली बोला गया है कि आपको ये जो RDF है, ये जो रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल है, इसको यूज़ करना है। इसके अलावा ये जो 2026 के रूल्स हैं इनमें लैंडफिल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। लैंडफिल रेस्ट्रिक्शंस के तहत क्या बोला गया है? स्ट्रिक्टली जो नॉन रिसाइक्लेबल्स हैं, जो नॉन एनर्जी रिकवरेबल वेस्ट है और जो इनर्ट मटेरियल है, सिर्फ उसी के लिए लैंडफिल्स को यूज़ किया जा सकता है। और ये जो लैंडफिल्स हैं इनको मैंडेटरी हर साल ऑडिट किया जाएगा। ऑल लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स जो हैं उनको मैप किया जाएगा, एसेस किया जाएगा और उनमें बायो माइनिंग और बायो रेमिडिएशन को किया जाएगा। बेसिकली उनको ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल की बात की गई है, और ये जो सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल होगा ये सभी स्टेजेस को ट्रैक करेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन को,
जैसे ऑथराइजेशन को, जैसे ऑडिट ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ये सब कुछ देखने को मिलेगा इस सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल पे। और फिर एनवायरमेंटल कंपनसेशन, अगर कोई नॉन कंप्लायंस करेगा, अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके ऊपर पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2026 के, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज रिसेंटली आए, तो इनके बारे में जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में पढ़ना। फिर इसके अलावा हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2025, इनको भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नोटिफाई किया और ये भी 1 अप्रैल 2026 से इफेक्ट में है। किसके अंडर इनको लाया गया? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंडर इनको लाया गया। और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चीज़ें तो बहुत सारी हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं? एक तो नॉन फेरस मेटल स्क्रैप के लिए ईपीआर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जितने भी नॉन फेरस मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे कॉपर है, जैसे जिंक है, या उनके जो अलॉयज हैं, उनके लिए ईपीआर को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और दूसरा, ये जो ईपीआर सर्टिफिकेट है इसको सीपीसीबी से जनरेट किया जाएगा और ये 2 साल के लिए वैलिड होगा। अच्छा, अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स की अगर बात करें तो एक टर्म आपने सुना होगा, माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स बेसिकली ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनका पार्टिकल साइज जो है वो लेस देन 5 mm होता है। और दूसरा नैनोप्लास्टिक्स। नैनोप्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनका प्लास्टिक पार्टिकल साइज जो है वो लेस देन 10 नैनोमीटर होता है। तो नैनोप्लास्टिक्स और माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं ये होपफुली आपको पता होगा। फिर एक टर्म है प्लास्टिक क्रस्ट। प्लास्टिक क्रस्ट क्या होता है? इट इज द थिन कोटिंग ऑफ प्लास्टिक दैट ग्रोज ऑन द रॉक्स एट द सी शोर। समुद्र के किनारे रॉक्स के ऊपर प्लास्टिक की जो थिन कोटिंग देखने को मिलती है उसको प्लास्टिक क्रस्ट बुलाया जाता है। और ये जो थिन कोटिंग देखने को मिलती है ये पॉलीएथिलीन की बनी होती है। पॉलीइथिलीन की बनी होती है ये थिन कोटिंग। फिर एक टर्म आपने आम तौर पे सुना होगा, प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट डे का मतलब क्या है? वो दिन जब अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा हो जाए कि हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाए, वो कम पड़ जाए, तो उस दिन को हम क्या बोलेंगे कि भाई अब जो है वो प्लास्टिक ओवरशूट डे आ गया है। फिर अनप्लास्टिक कलेक्टिव। ये जो अनप्लास्टिक कलेक्टिव है इसको को फाउंड किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यूएनईपी और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के द्वारा। अनप्लास्टिक का मतलब क्या होता है? अनप्लास्टिक का मतलब है मूविंग ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स in the circular economy and removing unnecessary plastic in the longer run. Unplastic collective का मतलब क्या है कि जितना भी प्लास्टिक है उसको सर्कुलर इकोनॉमी में घुमाओ। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है? रीयूज करो, रिसाइकल करो, रिफर्बिश करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको यूज़ करो। तो जितना भी प्लास्टिक है उसको सर्कुलर इकोनॉमी में घुमाओ और जो अननेसेसरी प्लास्टिक है उसको रिमूव करो इन दी लॉन्गर रन। ये मतलब होता है अनप्लास्टिक का। एक प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया देखने को मिलता है। ये जो प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया देखने को मिलता है इसका नाम क्या है? इडोनिला साकनेशिया। ये जो इडोनिला साकनेशिया है ये पीईटी को डिग्रेड कर सकता है। इट इज बेसिकली अ प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया। इनविजिबल ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स that go unrecognized and are not properly recycled। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिनको प्रॉपरली रिसाइकल नहीं किया जाता है, जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड चले जाते हैं, उनको इनविजिबल ई वेस्ट बुलाया जाता है। अच्छा, वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन के कई सारे मेथड्स होते हैं। एक होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में जो वेस्ट होता है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है। इंसिनरेशन में जो वेस्ट होता है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है। दूसरा पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में जो वेस्ट होता है उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाया जाता है और सिन गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। सिन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड
और हाइड्रोजन मैक्सिमम देखने को मिलती है, कभी कभार कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलती है। तो पायरोलिसिस में क्या होता है, जो वेस्ट होता है उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाया जाता है। फिर तीसरा गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन में क्या होता है, जो वेस्ट होता है उसको कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाता है टू प्रोड्यूस सिनगैस। और चौथा बायोमिथेनेशन। बायोमिथेनेशन बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिकली वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट किया जाता है। देखो, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वेस्ट को जलाया जाए तो उसको इंसिनरेशन बुलाया जाता है। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सिन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए वेस्ट को जलाया जाए तो उसको पायरोलिसिस बुलाया जाता है। जब कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में वेस्ट को जलाया जाए तो उसको गैसिफिकेशन बुलाया जाता है। और जब माइक्रोबायोलॉजिकली वेस्ट को बायोगैस में कन्वर्ट किया जाए तो उसको बायोमिथेनेशन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, बायोमिथेनेशन बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, कुछ अदर मिसलेनियस चीज़ें अगर देखें तो कुछ कन्वेंशंस हैं जो कि बहुत न्यूज़ में रहते हैं। एक है स्टॉकहोम कन्वेंशन, 2001 का है, लीगली बाइंडिंग है। और ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसका एम क्या है, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनके प्रोडक्शन को, उनके यूज़ को, उनके रिलीज को एलिमिनेट करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि डिग्रेडेशन को रेजिस्ट करते हैं, जो कि बायो एक्यूमुलेशन करते हैं, जो कि लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं थ्रू एयर एंड वाटर। तो ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं इनको एलिमिनेट करने के लिए, इनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो कन्वेंशन देखने को मिलता है उसको स्टॉकहोम कन्वेंशन बुलाया जाता है। दूसरा है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन 1989 का है, ये भी लीगली बाइंडिंग है। और ये जो बेसल कन्वेंशन है ये कंट्रोल करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल को। जो हजार्डस वेस्ट है उसके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए बेसल कन्वेंशन देखने को मिलता है। फिर एक रॉटरडैम कन्वेंशन देखने को मिलता है। ये जो रॉटरडैम कन्वेंशन है ये 1998 का है, ये भी लीगली बाइंडिंग है। और ये जो रॉटरडैम कन्वेंशन है इट इज ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर्स फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। बेसिकली होता क्या है, इसके तहत किसी केमिकल को बैन नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, अगर कोई भी हजार्डस केमिकल है या कोई पेस्टिसाइड है उसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन होती है वो पहले प्रोवाइड की जाती है। इंफॉर्मेशन पहले प्रोवाइड की जाती है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो भी इंपोर्ट होने वाला है या जो भी एक्सपोर्ट होने वाला है तो जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकती है कि भाई हमें ये जो केमिकल है इसको इंपोर्ट करना है या नहीं करना है। तो ये है रॉटरडैम कन्वेंशन। फिर एक है मिनामाता कन्वेंशन, 2013 का मिनामाता कन्वेंशन, ये भी लीगली बाइंडिंग है। जो मर्क्यूरी एमिशंस की वजह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये मिनामाता कन्वेंशन। और ये जो नाम है मिनामाता, ये कहाँ से आया, ये मिनामाता डिसीज से आया जो कि देखने को मिली थी जापान में। अच्छा, ये जो चारों कन्वेंशंस हैं इनको हमारी कंट्री ने, इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है। इन कन्वेंशंस के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। फिर एक टर्म सुना होगा आपने, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्कलाई सब्सटेंस। पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्कलाई सब्सटेंसेस ये मैन मेड केमिकल्स होते हैं जो कि एवरीडे प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज़ किए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। और इनको फॉर एवर केमिकल्स भी बुलाया जाता है। फॉर एवर केमिकल्स क्यों बुलाया जाता है, बिकॉज ये लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये लंबे टाइम तक ह्यूमन बॉडीज़ में रहते हैं और ये बहुत धीरे धीरे स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं। तो फॉर एवर केमिकल्स किसको बुलाया जाता है, पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्कलाइन सब्सटेंस को। फिर इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, इसके बारे में भी फॉर श्योर आपने इस साल सुना होगा। ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नोटिफाई किया अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड रूल्स ऑफ 2026। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। और इसके अंदर पैसा कहाँ से आएगा, इसके अंदर 3 एक्ट्स, एयर एक्ट ऑफ 1981, वाटर एक्ट ऑफ 1974 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इन तीनों एक्ट्स के तहत
जो भी फाइन्स कलेक्ट किए जाएंगे वो फाइन्स रखे जाएंगे इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में। और ये जो फंड अलोकेशन है वो किस तरीके से किया जाएगा, जो 75% ऑफ द पैसा है वो दे दिया जाएगा स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, और जो 25% ऑफ द पैसा है वो सेंटर के पास में रहेगा। यूटिलाइजेशन कहाँ किया जाएगा इस फंड का, इस पैसे का? एक तो इसको यूटिलाइज किया जाएगा नेटवर्क्स को मॉनिटर करने के लिए, कंटेमिनेटेड साइट्स को ट्रीट करने के लिए, उनके रीमेडिएशन के लिए, और क्लीन टेक्नोलॉजी में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके लिए। ये जो फंड है इसको मैनेज करेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, और इसको ऑडिट किया जाएगा CAG के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड है इसको ऑडिट कौन करेगा? CAG इसको ऑडिट करेगा। और पैसा कहाँ से आएगा? 3 एक्ट्स, एयर एक्ट, वाटर एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू जो भी फाइन्स कलेक्ट किए जाएंगे वो इस फंड में रखे जाएंगे। इसके बाद रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। रिसेंटली CPCB ने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को बोला है कि जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन है ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पॉल्यूशन इंडेक्स उसको आप अडॉप्ट करो। सवाल आता है कि पॉल्यूशन इंडेक्स क्या है? ये जो पॉल्यूशन इंडेक्स है इसके तहत 0 से लेके 100 के बीच में रेंज किया जाता है। जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू दी जाएगी उतना हायर पॉल्यूशन लोड रिफ्लेक्ट करेगा। बेसिकली जिस इंडस्ट्री को जितना ज़्यादा हाई वैल्यू मिलेगी वो इंडस्ट्री जो है वो उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन लोड कैरी कर रही है, और इसको डिटरमाइन किया जाता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के बेसिस पे। बेसिकली इसके तहत वाटर पॉल्यूशन का पोटेंशियल कितना है, एयर पॉल्यूशन का पोटेंशियल कितना है, और हजार्डस वेस्ट जनरेशन कितना है, उसके बेसिस पे किसी भी इंडस्ट्री को डिटरमाइन किया जाएगा, जज किया जाएगा, चेक किया जाएगा। और एयर, वाटर पॉल्यूशन और हजार्डस वेस्ट, इन तीनों को इक्वल वेटेज दी गई है इस पॉल्यूशन इंडेक्स के अंदर। ये जो पॉल्यूशन इंडेक्स का स्कोर होगा उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा कि इंडस्ट्री जो है वो किस कैटेगरी में लाई करती है। 5 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। रेड, जहाँ पे स्कोर जो है वो मोर देन 80 है, मतलब सबसे ज़्यादा खराब हालत है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है इंडस्ट्री। दूसरी ऑरेंज, जहाँ पे स्कोर 55 से 80 के बीच में होगा। तीसरी ग्रीन, 25 से 55 के बीच में। चौथी वाइट, लेस देन 25। और फिर 5वीं ब्लू जो है वो न्यू कैटेगरी है। ये जो ब्लू कैटेगरी है इसमें असेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज के बारे में बातचीत की जाएगी, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के बारे में बात की जाएगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ के बारे में बात की जाएगी। और रिसेंटली CPCB ने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को इस ब्लू कैटेगरी के अंडर डाला है। जो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको ब्लू कैटेगरी के अंडर डाला गया है, और इसके साथ पॉल्यूशन की बातचीत खत्म हो गई। देखो अच्छा खासा सेशन है, और इस सेशन में जो भी इस साल के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको कवर करने की कोशिश की गई है। हालांकि मैं ये क्लेम नहीं करूँगा कि पूरे तरीके से पॉल्यूशन खत्म हो गया है, लेकिन हाँ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतना भी करके जा रहे हो तो आपके लिए सफिशिएंट है, आप अच्छा काम कर रहे हो। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।